नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 465 और हम भूपेंद्र त्यागी एलियस अवधेश त्यागी एलियस कमलकांत मोदी की श्रृंखला में है। इस श्रृंखला की शुरुआत हुई है 461 से। तो देखिए, आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे। जैसा हमने बताया, बहुत पृष्ठभूमि में नहीं जाते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भूपेंद्र त्यागी सबसे बड़ा मर्डर मशीन बन गया था। वह बुलंदशहर का रहने वाला, बिहार आया, शहाबुद्दीन की गैंग में शामिल हुआ, बाद में भगोड़ा भी बना, लेकिन अब वह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी की जो तारीख बताई गई थी वह तारीख थी 5 मई 2001। जुर्म क्या? जुर्म ये कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली बना हुआ था और इसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने की सुपारी ली थी। इसमें शामिल सिवान के सांसद, आरजेडी के सांसद शहाबुद्दीन भी बताए गए थे और सरकार गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए दिल्ली में तरुण तेजपाल, अनिरुद्ध बहल, देश के दो बड़े पत्रकार तहलका वाले, उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाना था। तो देखिए, यह तो गिरफ्तार हो गया दिल्ली में, 2 AK-47 मिले, अन्य हथियार मिले और इसका फर्द बयान जो इसने कबूलनामा किया कि पूरी साजिश में शहाबुद्दीन सांसद और नेपाल के पूर्व मंत्री आईएसआई का एजेंट सलीम अंसारी शामिल है। इसने यह भी कहा कि सलीम अंसारी से मुलाकात शहाबुद्दीन ने ही कराई थी। शहाबुद्दीन की जानकारी में पूरा प्लान तैयार हुआ था। इसने यह भी कहा कि बाकी AK-47 जो हमें 3 खेप में नेपाल में मिले थे, वह पटना में शहाबुद्दीन के बहनोई बिहार सरकार के मंत्री एजाजुल हक के घर पर रखे हैं। तो देखिए, इस खुलासे के बाद पूरे देश में बावेला मच गया। यह चर्चा होने लगी कि शहाबुद्दीन गिरफ्तार किए जाएंगे। कहा जाने लगा कि उन्हें पुलिस तलाश रही है, छापे पड़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बिहार भी आई, लेकिन एजाजुल हक के यहां छापा नहीं पड़ा, जिसके बारे में अपने फर्द बयान में अवधेश त्यागी एलियस भूपेंद्र त्यागी ने कहा था कि उनके घर AK-47 रखे हैं जिसे वह जब्त करा सकता है। लेकिन देश में सुर्खियां बनी थी कि शहाबुद्दीन भूमिगत है, शहाबुद्दीन को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस बीच शहाबुद्दीन ने कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे। खैर, तो शहाबुद्दीन की तलाश, पुलिस का धावा। अब पटना एयरपोर्ट पर एक ऐसा वाकया होता है। देखिए, जांच करने वाली एजेंसी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्पेशल सेल के बहादुर पुलिस प्राधिकारी राजवीर सिंह और मोहनचंद शर्मा के बारे में आपको मालूम है कि बाटला हाउस में वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो खैर, तो पटना एयरपोर्ट पर यह हुआ कि इस केस के अनुसंधान में और शहाबुद्दीन जब इतने मोस्ट वांटेड थे तो उन्हें दबोचने की कोशिश सभी कर रहे थे। बिहार की पुलिस को भले मतलब नहीं था। तो नीरज कुमार, जो मूल रूप से दिल्ली कैडर के आईपीएस प्राधिकारी थे, वे उन दिनों में सीबीआई में तैनात थे और उनका घर पटना। वे आए हुए थे अपने माता पिता से मिलने पटना, वापस दिल्ली जाना था। देखिए, याद रखिएगा, जब कहानी हम बता रहे हैं, मोबाइल फोन की सुविधा आ गई थी लेकिन रोमिंग सुविधा नहीं मिली थी। तो नीरज कुमार, जो सीबीआई में तैनात थे, उन्होंने इस जानकारी को बहुत विस्तार से साझा किया है। वे वापस दिल्ली जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेनी है, दिल्ली जाना है। अब वे आईपीएस प्राधिकारी हैं तो अतिरिक्त सुविधाएं मिल ही जाती है। तो पटना एयरपोर्ट पर वे जाकर वीआईपी लॉन्ज में बैठ जाते हैं। अखबार पलटने लगते हैं, वहां बहुत सारे अखबार रखे होते हैं। कुछ देर ही होते हैं, उन्हें असिस्ट करने के लिए बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एक अधिकारी भी होते हैं जिनका नाम है नीलू बाबू। तो कुछ ही देर बाद वे देखते हैं कि एक बिल्कुल लंबा सा व्यक्ति, दिखने में शहाबुद्दीन जैसा, वह वीआईपी लॉन्ज में प्रवेश करता है। नीरज कुमार को समझ में नहीं आता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे देश की पुलिस शहाबुद्दीन को खोज रही है, वह इतना निश्चिंत
स्वभाव से, भाव से कैसे वीआईपी लॉन्च में आ गए। कहां है पुलिस? एयरपोर्ट पर भी तो पुलिस है, लेकिन शहाबुद्दीन को यह पता नहीं कि सामने बैठा वीआईपी लॉन्च में व्यक्ति सीबीआई का एक बड़ा पदाधिकारी है। वे अपने ताव में सोफे में धंस जाते हैं। उनके साथ उनका एक सहयोगी भी होता है। इंडियन एयरलाइंस का एक स्टाफ भी छोड़ने आया है उन्हें वीआईपी लाउंज तक, और यह कहकर वापस चला गया है कि जब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वह आकर उन्हें सूचित कर देगा। अब नीरज कुमार बड़े परेशान होते हैं कि भाई, जिसे देश भगोड़ा मान रहा है और जिसे गिरफ्तार करने को इतने सारे दावे किए जा रहे हैं, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बैठा है। क्या इसे हम छोड़ दें? क्या इसे हम यहीं गिरफ्तार कर सकते हैं? यह मन में बेचैनी, लेकिन शहाबुद्दीन बेपरवाह। शहाबुद्दीन को किसी बात की चिंता नहीं। तो अब नीरज कुमार ने यह रिकंफर्म करने के लिए कि मेरी पहचान स्पष्ट है, कहीं कोई मति भ्रम का शिकार तो हम नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो यह नहीं है, वे वीआईपी लाउंज से बाहर आते हैं और जो स्पेशल सेल के, बिहार पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी हैं नीलू बाबू, उनसे वह पूछते हैं क्या यह व्यक्ति शहाबुद्दीन है? वह व्यक्ति कहता है, नीलू बाबू कहते हैं, हां बिल्कुल शहाबुद्दीन ही है। तो अब क्या करें? फिर वो जाते हैं वीआईपी लॉन्ज में, लेकिन मन बेचैन है। फिर वे वापस आते हैं और नीलू बाबू से कहते हैं कि मुझे दिल्ली एक कॉल करना होगा, मेरे फोन में, मेरे मोबाइल में तो रोमिंग सुविधा है नहीं, मुझे तुरंत कहीं एसटीडी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो नीलू बाबू उन्हें पटना एयरपोर्ट पर एक एसटीडी बूथ पर ले जाते हैं। यह एसटीडी बूथ जो है वो ओपन है, मतलब कोई सेक्रेसी नहीं है, बातचीत को कोई दूसरा भी सुन सकता है। तो नीरज कुमार जल्दी से एक नंबर लगाते हैं दिल्ली का, और यह नंबर होता है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी राजवीर सिंह का, जो दावा कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन को तलाशा जा रहा है गिरफ्तारी के लिए। शहाबुद्दीन के बारे में वह सूचना तो राजवीर सिंह को स्पष्ट रूप से नहीं देते हैं, लेकिन कूट भाषा में कहते हैं कि मैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूं, आप एक छोटी सी टीम के साथ एक्शन के लिए तैयार रहिएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उपलब्ध रहिए। तो नीरज कुमार कहते हैं जो जानकारी उन्होंने साझा की है कि यह कहकर मैं वीआईपी लॉन्ज में आ गया, लेकिन हमने यह समझा कि एक और जहाज है विमानतल पर जो उड़ने वाला है। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना कि शहाबुद्दीन दूसरे विमान से कहीं और जा रहे हैं, लेकिन तब तक उस दूसरे विमान की बोर्डिंग की घोषणा हो गई और शहाबुद्दीन अपनी सीट से हिले नहीं, मतलब सोफे में ही धंसे रहे। तो यह बात तो अब कंफर्म हो गई कि शहाबुद्दीन को उसी इंडियन एयरलाइंस के विमान से दिल्ली जाना है जिस विमान से मैं भी दिल्ली चल रहा हूं। तो अब दोनों एक दूसरे का इंतजार, शहाबुद्दीन को तो कुछ पता नहीं। इस बीच इंडियन एयरलाइंस के विमान की बोर्डिंग की घोषणा शुरू हुई और नीरज कुमार सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन शहाबुद्दीन अब भी वीआईपी लॉन्ज में धंसे थे सोफे के भीतर, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस का वह स्टाफ अब तक नहीं आया था। वैसे भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या अन्य वीआईपीज होते हैं, वह विमान के भीतर सबसे आखिरी में ही बोर्ड करते हैं, उनके साथ उनके सहायक भी होते हैं। नीरज कुमार ने यह भी देखा था कि शहाबुद्दीन अकेले नहीं है, उनके साथ उनका एक साथी सहयोगी भी है जिसे साथ विमान पर चढ़ना है। तो नीरज कुमार विमान में बोर्ड कर गए। उनकी सीट थी इकोनॉमिक क्लास में, पहली कतार में 7C, और शहाबुद्दीन का इंतजार करने लगे, क्योंकि शहाबुद्दीन को भी इसी विमान पर सवार होना था। कुछ देर के बाद शहाबुद्दीन आखिरी यात्री के रूप में विमान के भीतर प्रवेश करते हैं, साथ में उनका सहयोगी भी है। शहाबुद्दीन बिजनेस क्लास की पहली सीट नंबर 1F पर बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता, वे अपने मूड में ही हैं। और उनका जो सहयोगी होता है वो पीछे की ओर चला जाता है। पीछे किस सीट पर जाकर बैठा, इसकी जानकारी नीरज कुमार को नहीं मिलती है, लेकिन नीरज कुमार जहां बैठे हैं वहां से
वे बिजनेस क्लास की हलचल को देख सकते हैं, शहाबुद्दीन पर नजर रख सकते हैं। उन्हें लगता है कि हमने दिल्ली में स्पेशल सेल के एसीपी राजवीर सिंह को बता दिया है, वे टुकड़ी के साथ पहुंचेंगे ही और दिल्ली में ही गिरफ्तारी शहाबुद्दीन की एयरपोर्ट पर हो जाएगी। तो मन बेचैन, उधर शहाबुद्दीन बेपरवाह, लेकिन एयर होस्टेस जो घोषणा करती है उससे दिल कमजोर पड़ जाता है नीरज कुमार का, क्योंकि घोषणा यह होती है कि यह जो फ्लाइट है रांची होते हुए दिल्ली जाएगी, मतलब पहले रांची में उतरेगी फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। नीरज कुमार ने जो जानकारी साझा की है, उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि यह विमान जो है, यह फ्लाइट जो है बाया रांची दिल्ली जाने वाली है। उन्होंने तो दिल्ली की सीधी उड़ान समझकर टिकट की बुकिंग कराई थी। खैर, अब नीरज कुमार को यह लगने लगता है कि कहीं शहाबुद्दीन रांची में ही उतर गए तो क्या होगा, मतलब जिसे भगोड़ा माना जा रहा है, जिसे तलाशा जा रहा है, वह व्यक्ति तो भाग जाएगा। तो मन बेचैन है। करीब आधे घंटे की फ्लाइट होती है रांची की। रांची में इंडिया एयरलाइंस की विमान उतरती है, लैंड करता है, यात्री बाहर निकलना शुरू करते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन नहीं निकलते। तो मन शांत होता है नीरज कुमार का। उन्हें लगता है कि अब तो इन्हें दिल्ली ही जाना है। लेकिन नीरज कुमार को लगता है कि जो हमने सूचना पटना एयरपोर्ट से एसटीडी बूथ से राजवीर सिंह को दी है, वह सूचना पर्याप्त नहीं है। यह एक्शन जो है और भी बड़ा है, इसलिए सूचना को और विस्तारित करना आवश्यक है। लेकिन मोबाइल काम नहीं कर रहा है, रोमिंग बंद है। तो वे उठकर पीछे की ओर जाते हैं। रांची में जो उतरने वाले पैसेंजर्स हैं, वे विमान से नीचे उतर चुके हैं। उन्होंने पीछे जाते हुए देखा कि जो शहाबुद्दीन का सहयोगी और साथी था इस विमान में सवार, वह सीट संख्या 27E पर बैठा है। पीछे जाकर वे एयर होस्टेस से बोलते हैं, मुझे नीचे जाना है, मुझे एक जरूरी फोन करना है। एयर होस्टेस कहती है कि दिल्ली जाने वाले यात्रियों को विमान से नीचे उतरने की अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। नीरज कुमार परेशान। तब वे अपना परिचय देते हैं कि मैं सीबीआई का एक अधिकारी हूं और मुझे बहुत ही जरूरी काम है और यह सूचना दी जानी आवश्यक है। वे शहाबुद्दीन का नाम नहीं लेते, लेकिन एयर होस्टेस नहीं मानती है। तो नीरज कुमार कहते हैं कि आप अपने पायलट से जाकर पूछो कि एक व्यक्ति ऐसे हैं, मैं अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता हूं, जो कह रहे हैं कि मुझे विमान से नीचे जाना आवश्यक है। तो एयर होस्टेस कॉकपिट में जाती है, पायलट से मिलती है, वापस आती है 1 मिनट के भीतर और कहती है पायलट आपको कॉकपिट के भीतर बुला रहे हैं। नीरज कुमार तेज कदमों से पीछे से आगे कॉकपिट में जाते हैं। पायलट से वे अपनी पहचान बताते हैं, पूरा वाक्य नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखिए एक जरूरी कॉल तो मुझे करना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। तो कॉकपिट में बैठा पायलट उन्हें विमान से नीचे उतरने की अनुमति दे देता है। वे आखिरी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि रांची में उतरने वाले सारे पैसेंजर्स पहले ही उतर चुके हैं। शहाबुद्दीन को क्या पता कि सीबीआई का ऑफिसर कुछ तेज कदमों से कुछ तेज फैसले ले रहा है। तो नीरज कुमार तेजी से जहाज से बाहर आकर भागते हुए रांची एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में घुसते हैं। तब जो रांची एयरपोर्ट था वह सीआईएसएफ के हवाले नहीं था, ग्राउंड स्टाफ जा चुके थे, क्योंकि जिन्हें दिल्ली जाना था इस विमान से, वे सारे यात्री बोर्डिंग गेट से विमान की ओर बढ़ चुके थे। तो ग्राउंड स्टाफ चले गए हैं, लेकिन सीआरपीएफ वहां है, सीआईएसएफ की तैनाती नहीं हुई थी। तो उन्होंने देखा कि सीआरपीएफ का एक बंदा मिला सीआरपीएफ बूथ पर। उन्होंने जल्दी से अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करना है, कहीं एसटीडी की सुविधा मुझे उपलब्ध कराई जाए। तो सीआरपीएफ का जो बंदा है उन्हें सीआरपीएफ के ऑफिस में ले जाता है, जो रांची एयरपोर्ट पर है। वहां से वे फिर राजवीर सिंह से बात करते हैं और इस बार वह बता देते हैं कि देखिए ऐसा है कि मेरे साथ विमान में शहाबुद्दीन है, जिन्हें देश तलाश रहा है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की बात की जा रही है। वे मेरे साथ विमान में दिल्ली आ रहे हैं, सीट संख्या 1F पर बैठे हैं और उनका सहयोगी 27E पर बैठा है।
तो इससे आसान गिरफ्तारी तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ आइए और गिरफ्तार कर लीजिए। नीरज कुमार ने यह फोन कर दिया, क्योंकि देखिए जो एसओपी है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं, कि जब आपको विमान के भीतर से एयरपोर्ट पर, विमानतल पर, तो किसी को गिरफ्तार करना होता है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई भी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे स्पेशल सेल हो, चाहे आईबी हो, उन्हें पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना देनी होती है। और जब विमान लैंड कर जाता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट को कहा जाता है कि वह तब तक यात्रियों को नीचे उतरने की अनुमति नहीं देगा या विमान का दरवाजा तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के प्राधिकारी हैं वे विमान के बंद दरवाजे तक न पहुंच जाएं। और जब दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के प्राधिकारी हैं वे विमान के भीतर प्रवेश करेंगे, वे कब्जे में ले लेंगे, तभी दूसरे यात्रियों को उतरने की अनुमति दी जाएगी। तो नीरज कुमार इस मुगालते में आ गए कि अब तो जैसे ही दिल्ली में विमान उतरेगा, राजवीर सिंह, मोहन चंद शर्मा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टुकड़ी विमान के भीतर प्रवेश कर जाएगी, शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो नीरज कुमार ने रांची एयरपोर्ट से दिल्ली खबर कर दिया और पूरी जानकारी दे दी। वे भागते हुए अब जहाज की ओर आते हैं। देखते हैं सीढ़ियां अभी लगी हैं, क्योंकि पायलट को पता था कि कोई सीबीआई का बंदा है जो फोन करने गया है। तो वे भीतर आए। उन्होंने देखा कि शहाबुद्दीन अब भी बेपरवाह है। शहाबुद्दीन निश्चिंत हैं, बेफिक्र हैं। उन्होंने जूस पिया है। तो विमान के भीतर जाकर नीरज कुमार अपनी सीट 7C पर फिर से बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या क्या हो सकता है दिल्ली एयरपोर्ट पर, और यह गिरफ्तारी कितनी बड़ी होगी, दिल्ली पुलिस को कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। शहाबुद्दीन, जिसे भूपेंद्र त्यागी के बयान के आधार पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल पा लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर वाजपेयी सरकार भी कितनी निश्चिंतता महसूस करेगी। तो वे खुश हैं कि मैंने कुछ काम किया है, एक पुलिस प्राधिकारी की हैसियत से मैंने अपने फर्ज का निर्वहन किया है। लेकिन नीरज कुमार जितनी तेजी से भागम भाग कर रहे थे रांची एयरपोर्ट पर, विमान से उतरना, विशेष अनुमति प्राप्त करना, पायलट से संवाद करना, तो एयर होस्टेस आती है और वो कहती है कि आपको पायलट फिर से कॉकपिट के भीतर बुला रहे हैं। तो वे कॉकपिट के भीतर जाते हैं। पायलट उनसे पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि एक जोड़ी कॉल करना है। लेकिन इस बार वो बताते हैं कि देखिए, इस विमान के भीतर एक बहुत ही बड़ा फरारी मौजूद है जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और इसकी सूचना देने के लिए ही दिल्ली में जैसे ही विमान लैंड हो वह गिरफ्तार कर लिया जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो पायलट पूछता है, क्या आप 1F पर बैठे पैसेंजर की बात कर रहे हैं? तो नीरज कुमार बता देते हैं, हाँ। तो उन्होंने पूछा, मतलब नीरज कुमार ने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं जिस व्यक्ति के पीछे परेशान हूं वह व्यक्ति 1F पर ही बैठा है? तो पायलट कहता है कि मैं इस रूट में, इस सेक्टर में लगातार उड़ान भरता हूं और मैं वीआईपी पैसेंजर जो होते हैं उनके बारे में जानकारी रखता हूं, उन्हें पहचानता भी हूं, इसलिए बहुत कुछ। खैर, तो आगे और भी बातचीत होती है। अब फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई है और इंतजार किया जा रहा है कि फ्लाइट दिल्ली उतरे, शहाबुद्दीन गिरफ्तार कर लिए जाए। फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि मीडिया किस तरीके से, तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को कितनी खुशी मिलेगी, क्योंकि तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल अभी सरकार द्वारा जेड कैटेगरी की मिली सुरक्षा घेरे में सी रहे हैं। देखिए, नेताओं की बात अलग है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, पेशेवर लोग होते हैं, उन्हें इतनी सुरक्षा पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनके बहुत सारे काम प्रभावित हो जाते हैं। उनके पास बड़ा बंगला भी नहीं होता है कि इतने सारे सुरक्षा वालों को साथ में रख सकें। खैर, रांची से विमान हवा में है, दिल्ली पहुंचना है। नीरज कुमार भीतर भीतर खुश हैं,
मन प्रफुल्लित है कि एक बड़ी उपलब्धि जिसके लिए मुझे शाबाशी दी जाएगी वह मुझे प्राप्त होनी है। तो आगे क्या होगा? दिल्ली में शहाबुद्दीन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दिल्ली में कितनी बड़ी टुकड़ी आई, शहाबुद्दीन पकड़े गए तो कैसे और नहीं पकड़े गए तो कैसे? यह जानकारी और भी रोचक है, यह कहानी और भी रोमांचक है और खेला आप भी समझेंगे। फिर आप समझेंगे कि जो मैं बार बार कर रहा हूं कि इस कांड में मेरी विवेचना अलग, दिल्ली पुलिस की विवेचना अलग। मैं दिल्ली पुलिस की विवेचना को चुनौती नहीं देता हूं, लेकिन अंडरवर्ल्ड से मिली सूचनाओं के आधार पर, वह पुलिस से मिली सूचनाओं के आधार पर जो संतुलन निकालता हूं वह कहानी को कुछ और भी बयां करता है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि भूपेंद्र त्यागी शहाबुद्दीन की हत्या करना चाहता था, राजन तिवारी की हत्या करना चाहता था, डीपी यादव की हत्या करना चाहता था, लेकिन जब पकड़ा गया तो उसने कह दिया कि पूरी साजिश शहाबुद्दीन नहीं रची है। खैर, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के बाद क्या हुआ और अभी विमान जब हवा में है तब क्या हुआ, यह बताएंगे आपको खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 466 में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजें, जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात कहानी की अगली कड़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।